द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो एक फैंटेसी ड्रामा है। इसमें प्यार, जलन, फरेब और बदला है। ये कहानी एक तिकोनीय लव ड्रामा है जो दिखलाती है कि जलन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो एक आदमी को बिल्कुल अंधा बना देती है। फिर उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, सब धूल हो जाते हैं। लेकिन एक दिन सारी दगाबाजी का, सारे फरेब का भांडा फूटता है, सबकी भरपाई होती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्नांड मोंटेगो एक फ्रेंच सामंत काउंट मोंटेगो का बेटा है। काउंट मोंटेगो एक व्यापारी है जो रेशम का निर्यात करता है। एडमंड डांटेस एक मर्चेंट शिप में तीसरे दर्जे का कप्तान है जो काउंट मोंटेगो के सामान को लाने ले जाने का काम करता है। एडमंड डांटेस और काउंट के बेटे फर्नांड मोंटेगो बचपन के दोस्त हैं, साथ में बड़े हुए हैं। बड़ी गहरी दोस्ती मालूम पड़ती है। अक्सर शिपमेंट के दौरान फर्नांड भी शिप ओनर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर क्रू के साथ यात्रा करता है। एक दफे इटली में शिपमेंट डिलीवरी के बाद फ्रांस की यात्रा के दौरान शिप के कैप्टन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। मजबूरन उन्हें इटली के नजदीक एल्बा द्वीप पर मेडिकल हेल्प के लिए रुकना पड़ता है। इस द्वीप में फ्रांस के पुराने सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को राजनीतिक बंदी बनाकर रखा गया है। इस द्वीप की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ ब्रिटिश सिपाही हर वक्त पहरा देते हैं और किसी भी अनजान जहाज या डोंगी पर हमला करने से नहीं कतराते हैं। जब एडमंड और फर्नांड एल्बा के तट पर कदम रखते हैं, उन पर ब्रिटिश सिपाहियों के एक दस्ते द्वारा जोरदार फायरिंग होती है। पर शुक्र है कि खुद नेपोलियन के हस्तक्षेप की वजह से उनकी जान बच गई। यहाँ उन्हें मेडिकल हेल्प मिलती है, पर कैप्टन की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। उस रात नेपोलियन बोनापार्ट एडमंड डांटेस को एक चिट्ठी सौंपता है। उसने ये चिट्ठी अपने खास दोस्त मिस्टर क्लारियो को लिखी है, बस एडमंड को अपने कैप्टन की मेडिकल मदद के बदले बूढ़े नेपोलियन पर एक उपकार करना है। इस चिट्ठी को लेकर फ्रांस के तट तक जाना है। वहां मिस्टर क्लारियो खुद इस चिट्ठी को रिसीव कर लेगा। एडमंड बड़ा भोला भाला है, ना तो पढ़ा लिखा है और ना ही ये जानता है कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है। उसे तो अंदाजा तक नहीं है कि ये चिट्ठी उसके लाइफ में आगे क्या बखेड़ा खड़ा करेगी। जब वे फ्रांस के मार्सेल शहर वापस लौटते हैं, उनके पास एक बुरी खबर है। शिप के कैप्टन की मौत हो चुकी है। जब पूरी कहानी शिपिंग कंपनी के मालिक मिस्टर मोरेल को पता चलती है कि कैसे एडमंड ने हिम्मत दिखाकर कैप्टन की मेडिकल हेल्प के लिए एल्बा टापू पर मदद मांगी, उसकी बहादुरी और कैप्टन के लिए वफादारी से खुश होकर मिस्टर मोरेल ने उसे शिप का नया कैप्टन बना दिया। ऐसा बहुत कम ही होता है कि तीसरे दर्जे का कैप्टन सीधे मुख्य कैप्टन बना दिया जाए। आज एडमंड बहुत खुश है और ये खबर सीधे अपनी मंगेतर मर्सिडीज को देता है। अब वो जल्दी ही उससे शादी कर सकेगा। मर्सिडीज एक खूबसूरत महिला है और एडमंड की ही तरह गरीब परिवार से है, पर उसकी खूबसूरती बहुतों को दीवाना बनाती है। उस पर एडमंड के जिगरी दोस्त फर्नांड मोंटेगो की नजर है। वो उसे पसंद करता है। मर्सिडीज भी उसकी चाहत महसूस कर सकती है, लेकिन दोनों दोस्तों में उसकी वजह से किसी भी तरह के दरार का कारण नहीं बनना चाहती है, इसलिए फर्नांड को केवल अपने दोस्त की तरह देखती है। उस शाम जब एडमंड अपने घर में तरक्की का जश्न मना रहा है, अचानक फ्रेंच सिपाही उसके घर आ धमकते हैं। उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। उसने फ्रांस के नए सम्राट के खिलाफ बगावत की है। एडमंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मामला क्या है। उसे लगता है कि ये किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसी शाम उसे जिले के मजिस्ट्रेट J.F. विल्फोर्ड के सामने पेश किया जाता है। देशद्रोह एक भयानक जुर्म है, आजीवन जेल में रहना पड़ सकता है। जब विल्फोर्ड उससे पूछता है कि नेपोलियन ने उसे चिट्ठी दी है क्या, तब वो बतलाता है कि हाँ, ये चिट्ठी उसके पास अब भी है। उसने इसे खोला तक नहीं है क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता है। नेपोलियन ने कहा था कि ये चिट्ठी उसके किसी पुराने मित्र के लिए है। इसमें केवल उसके हाल समाचार की बातें हैं। पर जब मजिस्ट्रेट उसकी चिट्ठी पढ़ता है तो देखता है कि इसमें एल्बा द्वीप के कई महत्वपूर्ण डिटेल हैं। कहाँ कहाँ सिपाही तैनात रहते हैं, कब पहरा कम रहता है। इसमें नेपोलियन के भागने की योजना है। पर जब मजिस्ट्रेट एडमंड से बात करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये महज एक मोहरा है। एडमंड बड़ा भोला भाला और सीधा मालूम पड़ता है। उसकी बातों से वो केवल चिट्ठी लाने वाला जरिया मालूम पड़ता है। इस साजिश में उसका कोई हाथ नहीं है, इसलिए मजिस्ट्रेट उसे बाइज्जत बरी कर देता है। पर एडमंड के जाते जाते मजिस्ट्रेट उससे यूं ही पूछ लेता है कि नेपोलियन ने ये चिट्ठी किसे सौंपने को कहा था।
तब एडमंड कहता है कि कोई मिस्टर क्लारियो थे। इसके बाद तो हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं। मजिस्ट्रेट ने उसे जाने से रोक दिया, फिर चिट्ठी जला दी। आनन फानन में एडमंड को पकड़कर कैद में डलवा दिया गया। एडमंड को देशद्रोह के लिए ताउम्र जेल की सजा सुनाई गई। उसे एक ऐसे जेल में डाल दिया जाएगा जो एक टापू पर बना है। पर जब उसे तट के पास ले जाया गया, वो सिपाहियों के चंगुल से भाग निकला। उसे उम्मीद है कि उसका दोस्त फर्नांड मोंटेगो उसकी मदद करेगा, इसलिए सीधे उसके बंगले में चला जाता है। पर यहाँ देखता है कि मोंटेगो ने उस पर तलवार तान दी है, क्योंकि उसी ने उस चिट्ठी के बारे में मजिस्ट्रेट को खबर दी थी। उसने एल्बा में मौका पाकर उस चिट्ठी को पढ़ लिया था। जब एडमंड ने यहाँ से भागने की कोशिश की, फर्नांड मोंटेगो ने उसे तलवार से घायल कर दिया। आखिरकार एडमंड को पकड़ ही लिया गया। एडमंड को उसी के दोस्त ने पकड़वा दिया है। फर्नांड जानता था कि उसे नेपोलियन के प्लान की कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी उसने ये काम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि एडमंड ने उससे इस चिट्ठी के बारे में तब बातें छिपाई थी। साथ ही फर्नांड मोंटेगो एडमंड की मंगेतर को उससे छीनना चाहता है। पकड़े जाने के बाद मोंटेगो ने एडमंड को शतरंज का एक पासा दिया, जो उसे जेल में उसके अच्छे दिनों की याद दिलाएगा। एल्बा में नेपोलियन ने भी उससे कहा था कि दुनिया में केवल 2 तरह के लोग हैं, एक जो राजा है और दूसरा जो मोहरा बनते हैं। इस केस में वो मोहरा है जिसका राजा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अब उसके ऊपर एक और फर्जी आरोप मढ़ दिया गया कि उसने किसी अधिकारी की हत्या की है। एडमंड को ताउम्र जेल में सड़ना होगा। इस जेल की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि धूप की एक झलक तक नसीब नहीं होती है। जब एडमंड जेल आया था तो उसे ईश्वर पर बड़ा भरोसा था। उससे उम्मीद थी कि ईश्वर उसका न्याय करेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ईश्वर पर से उसका भरोसा खत्म होने लगा है। ईश्वर पर विश्वास की जगह अब बदले ने ले ली है। देखते देखते 4 साल बीत गए। ईश्वर पर से उसका भरोसा पूरी तरह से खत्म हो गया है। तभी एक दिन अचानक उसके सेल की फर्श तोड़कर एक सिर बाहर आता है। शुरू में तो एडमंड की हालत खराब हो जाती है। लगता है नर्क से कोई दूत उसे लेने आया है, लेकिन ये सिर एक बुजुर्ग आदमी मिस्टर फारिया का है, जो पिछले 11 सालों से यहाँ कैद है और पिछले 5 सालों से एक टनल खोदने की कोशिश में था। लगता है उसने 5 साल गलत रास्ते में टनल खोदा और बाहर निकलने के बजाय दूसरे सेल में एंड अप हो गया है। सारी मेहनत बेकार चली गई। पर जो भी हो, इस टनल के जरिए एक ऐसा रास्ता बन गया है जिससे कि वे एक दूसरे के सेल में रेंगते हुए आ जा सकते हैं। किसी गार्ड को पता नहीं चलता है कि दोनों कैदी एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। एक दिन मिस्टर फारिया ने उसे बतलाया कि वो कभी नेपोलियन की सेना में बड़ा अधिकारी था, फिर सेना छोड़कर किसी अमीर काउंट एनरिक स्पाडा का सेक्रेटरी बन गया। काउंट स्पाडा के मरने के बाद ऐसी खबर फैली कि उसने अपनी अकूत संपत्ति कहीं छुपा रखी है। बाद में नेपोलियन ने उसे पकड़ लिया और खजाने का राज जानने की कोशिश की, पर दुर्भाग्य से उसे कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन नेपोलियन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने उसे तब तक के लिए जेल में डलवा दिया है जब तक कि उसे खजाने का पता याद नहीं आ जाता है। फारिया और एडमंड के मिलने के बाद अब और कई साल बीत गए। उन दोनों ने मिलकर दूसरी दिशा में टनल खोदना जारी रखा। इन गुजरते सालों में बुजुर्ग फारिया ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, न सिर्फ फ्रेंच बल्कि इटालियन और इंग्लिश भी। उसने उसे मैथ, साइंस और इकोनॉमिक्स का मास्टर बना दिया। आखिरी के कुछ सालों में उसने एडमंड को रणनीति बनाना और युद्ध कला के कई कौशल भी सिखाए। इसका एक नमूना ये है कि अब एडमंड को समझ में आ गया है कि क्यों मजिस्ट्रेट ने शुरू में उसे बरी कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसने उससे उस आदमी का नाम सुना जो नेपोलियन की चिट्ठी रिसीव करने वाला था, मजिस्ट्रेट ने अपना इरादा बदल दिया, फिर चिट्ठी जला दी। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट उस आदमी मिस्टर क्लारियो को जानता था। शायद उसका नाम सामने आने से मजिस्ट्रेट भी लपेटे में आ जाता। फिर मजिस्ट्रेट ने उस पर किसी बड़े पूर्व अधिकारी की हत्या का आरोप मढ़ दिया और ताउम्र जेल में सड़ने की सजा सुना दी। चूंकि मजिस्ट्रेट ने उस चिट्ठी को जला दिया था, जो एडमंड की कथित गद्दारी का एकमात्र सबूत था, इसका मतलब है कि उसे केवल गद्दारी के आरोप में जेल नहीं भेजा जा सकता था। इसलिए मजिस्ट्रेट ने उस पर किसी पूर्व अधिकारी की हत्या का आरोप भी मढ़ दिया। एक दिन टनल खोदते हुए सीलिंग ढह गई और बुजुर्ग फारिया पत्थरों से दब गया। इस हादसे में वो बड़ा ही जख्मी हो गया था। तब एडमंड ने उसे किसी तरह खींचकर टनल से बाहर निकाला और फारिया को उसके सेल तक ले गया। बुजुर्ग की हालत खराब थी, पर मरने से पहले उसने एडमंड को एक नक्शा दिया। इसमें उस जगह का पता है जहां काउंट स्पाडा ने खजाना छुपाया था। फारिया जानता था कि खजाना कहाँ है,
पर जानते हुए भी उसने नेपोलियन को इस बारे में कुछ नहीं बतलाया, बल्कि जेल में सड़ते रहना चुना। जब जेल के गार्ड ने सेल में फारिया को मृत देखा, तब उसने उसे एक बैग में पैक करके वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर में उसकी लाश समंदर में फेंक दी जाएगी। एडमंड ने इसका फायदा उठाया और बुजुर्ग को बैग से निकालकर टनल के रास्ते अपने सेल तक ले गया और उसकी जगह खुद को बैग में बंद करके फारिया के सेल में लेट गया। जब बैग समंदर में फेंका गया तो इसमें बुजुर्ग फारिया की डेड बॉडी नहीं थी, बल्कि एडमंड डांटेस चुपचाप लेटा था। आखिरकार वो जेल से भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद किसी तरह तैरते हुए नजदीक के एक द्वीप पर जा पहुंचा। यहाँ उसकी मुलाकात कुछ स्मगलर से हुई, जो इस शर्त पर कि अगर वो उनके सबसे माहिर चाकूबाज जकोपो को हराकर अपनी काबिलियत साबित करेगा तो वे उसकी जगह उसे अपने साथ ले जाएंगे। एडमंड अब हर तरह के युद्ध कौशल में माहिर हो चुका है। उसने ये सब जेल में मिस्टर फारिया नाम के हाई रैंक सैन्य अधिकारी से सीखा था। जकोपो कितना भी माहिर होगा, एडमंड को नहीं हरा सकता है। एडमंड ने आसानी से जकोपो को हरा दिया, पर हराने के बाद भी उसने जकोपो की जिंदगी बख्श दी। इस उपकार के बदले जकोपो एडमंड का बॉडीगार्ड और वफादार बन गया। अब एडमंड का नया नाम मिस्टर जतारा है, जिसका मतलब है लकड़ी का टुकड़ा, जो पानी में बहता हुआ किनारे तक आ गया है। एडमंड कुछ महीनों तक स्मगलर्स के साथ काम करता रहा, फिर एक दिन अपने टाउन वापस लौटा, पर अब भी वो एक देशद्रोही है, सब पर अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकता है। वापस लौटने पर वो सीधे उस शिपिंग कंपनी के मालिक मिस्टर मोरेल के पास गया, जहां वो कभी काम किया करता था, पर अब इस कंपनी का मालिकाना हक किसी और के पास है। 16 साल बाद मोरेल ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना, इसलिए एडमंड ने उससे अपनी पहचान छुपाए रखी और अपना परिचय मिस्टर जतारा के रूप में किया और बतलाया कि वो एडमंड डांटेस का दोस्त है। मिस्टर जतारा कहता है कि वो ये बतलाने आया है कि एडमंड की मौत हो गई है। तब मोरेल ने भी उसे बतलाया कि उसके पिता ने भी बहुत पहले फांसी लगा ली थी। उसकी मंगेतर ने उसके दोस्त फर्नांड मोंडेगो से शादी कर ली है और अब एक काउंटेस बन चुकी है। फर्नांड मोंडेगो अब एक काउंट है। उसके पिता और भाई के युद्ध में मरने के बाद वो अपने पिता की विरासत का अकेला लाभार्थी बन गया है। जब एडमंड ने सुना कि उसकी मंगेतर मर्सिडेज ने उसके जेल जाने के कुछ ही दिन बाद फर्नांड से शादी कर ली थी, तो ये बात जानकर उसका दिल बैठ गया। अब वो जकोपो के साथ उस खजाने की तलाश में निकल जाता है, जिसका पता उसे बुजुर्ग फारिया ने दिया था। जल्दी ही उसे काउंट स्पार्टा का सारा खजाना मिल गया। ये हाथी जैसी दिखने वाली गुफा के पास पानी के नीचे दफन है। अचानक से एडमंड एक अमीर आदमी बन गया। इतनी दौलत तो सैकड़ों काउंट की संपत्ति मिलाने के बाद भी नहीं होगी। उसने इटली और फ्रांस में बड़ी बड़ी संपत्ति खरीदी और लोकल अमीरों को अपने यहाँ एक पार्टी का निमंत्रण दिया। यहाँ के लोग अब उसे काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के नाम से जानते हैं। इस पार्टी में उसने मजिस्ट्रेट विल्फोर्ड को भी बुलावा भेजा। अब वो एक बड़ा कानूनी अधिकारी है, लेकिन विल्फोर्ड ने उसे नहीं पहचाना। एडमंड की पहचान अब पूरी तरह से बदल चुकी है। एडमंड ने फर्नांड मोंडेगो के बारे में भी काफी कुछ पता लगाया, जैसे उसका बिजनेस क्या है, उसकी आदतें क्या हैं, उसके परिवार में और कौन कौन है। एडमंड को पता चला कि फर्नांड का एक बेटा भी है, जो करीब 15-16 साल का है और अपने दोस्त के साथ रोम घूमने गया है। एडमंड ने एक योजना बनाई और फर्नांड के बेटे अल्बर्ट को अपने स्मगलर दोस्तों के साथ मिलकर रोम में किडनैप करवा दिया और खुद किसी जाबाज योद्धा की तरह उन सब से अकेले लड़कर अल्बर्ट को बचा लिया। इसके बाद उसकी दोस्ती अल्बर्ट से हो गई। अल्बर्ट ने उसे अपने 16वें जन्मदिन पर अपने घर पेरिस आने का निमंत्रण दिया। जब एडमंड फर्नांड के घर जन्मदिन की पार्टी पर पहुंचता है, उसे यहाँ किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन मर्सिडेज उसे देखती रह गई। उसे देखकर उसे एडमंड की याद आ रही थी, लेकिन मर्सिडेज को बतलाया गया था कि आज से 16 साल पहले जब एडमंड पकड़ा गया था, उसी समय उसकी मौत हो गई थी। इसलिए उसे लगता है कि भले ही ये आदमी एडमंड की तरह दिखता है, पर ये वो हरगिज नहीं हो सकता है। पर जब मिस्टर जतारा डिनर के टाइम अपने बालों पर उंगलियां फेरता है, तब मर्सिडेज को यकीन हो जाता है कि ये उसका पहला प्यार एडमंड ही है। अब उससे रहा नहीं जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद मर्सिडेज अकेले में जतारा से मिलती है, पर एडमंड मुकर जाता है कि वो उसे जानता है। उसका नाम तो मिस्टर जतारा है, वो किसी एडमंड डांटेस को नहीं जानता है। जब वो अपने मुंह से एडमंड डांटेस का नाम लेता है, तो मर्सिडेज को पूरा यकीन हो जाता है कि ये आदमी एडमंड ही है, क्योंकि उसने एडमंड के पूरे नाम का जिक्र उसके सामने किया ही नहीं था।
पर उसे एडमंड का पूरा नाम मालूम है। रोम में जब एडमंड फर्नांड के बेटे से मिला था तब उसने जानबूझकर उसके सामने एक ऐसे शिपमेंट का जिक्र किया था जिसमें उसका सोना यहाँ आने वाला है। अल्बर्ट ने भी बड़े भोलेपन के साथ उस आदमी की अमीरी का जिक्र करते हुए इस बारे में अपने पिता को बतला दिया था कि उसे जिस आदमी ने रोम में बचाया था वो इतना अमीर है कि उसके शिपमेंट में केवल सोना भरा रहता है। फर्नांड मोंडेगो एक लालची है। उसने विल्फोर्ड के साथ मिलकर इस शिपमेंट में से सोना गायब करने की योजना बनाई, पर उसे कहाँ पता है कि एडमंड ने ये सब पहले ही प्लान कर रखा है। उसने बक्सों में सोने की जगह रेत भरवा दिया। इसके बाद मिस्टर जतारा ने योजनाबद्ध तरीके से एक पब्लिक बात में विल्फोर्ड के मुंह से यह उगलवा दिया कि कैसे विल्फोर्ड ने बहुत पहले एडमंड डांटेस नाम के आदमी को जेल की सजा कराई थी। एडमंड नेपोलियन की जिस चिट्ठी को लेकर एल्बा से यहाँ आया था वो उसके पिता मिस्टर क्लारियो को डिलीवर होने वाली थी। अगर उस समय उसका नाम बाहर आ जाता तो विल्फोर्ड के परिवार पर देशद्रोह का आरोप लग जाता, पूरे परिवार को जेल हो जाती। इसलिए उसने फर्नांड मोंडेगो के हाथों अपने पिता की हत्या करवा दी और इसका आरोप एडमंड डांटेस पर मढ़ दिया। विल्फोर्ड को पता नहीं है कि यहाँ पुलिस छुपकर उसकी बातें सुन रही है। अब विल्फोर्ड पर देशद्रोह का आरोप लगता है और उसे जेल हो जाती है। इधर विल्फोर्ड की वजह से फर्नांड मोंडेगो भी फंस गया है। उसकी सारी संपत्ति सीज कर दी गई, इसलिए वो यहाँ से जान छुड़ाकर भागना चाहता है, पर अब उसकी पत्नी मर्सिडेज ने उसके साथ जाने से मना कर दिया, बल्कि उसे एक ऐसा सच बतलाया कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बतलाया कि अल्बर्ट उसकी संतान नहीं है बल्कि उसका असली पिता एडमंड है। यही वजह है कि 16 साल पहले जब उसे बताया गया था कि एडमंड की मौत हो गई है तो उसने झट से उससे शादी कर ली ताकि कल को उसके बेटे को लावारिस ना भटकना पड़े। फर्नांड ने उसे वहीं छोड़ दिया और उस जगह पहुंचा जहां चोरी किए गए शिपमेंट को छुपाया गया था। वो चाहता है कि सारा माल लेकर यहाँ से भाग जाए, पर जब वो यहाँ पहुंचता है तो देखता है कि उसके हाथ केवल रेत से भरे बक्से लगे हैं। यहाँ एक बक्से में वही शतरंज की मुहर है जिसे 16 साल पहले उसने एडमंड को देते हुए कहा था कि ये जेल में उसे उसके अच्छे दिनों की याद दिलाएगा। अब तो जाहिर है कि एडमंड जिंदा है, सारा किया धरा उसी का है, उसी ने सब कुछ सेटअप किया है। फर्नांड अब समझ गया है कि वो आदमी काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो और कोई नहीं बल्कि एडमंड है। तकदीर पूरी तरह से उलट गई। तब एडमंड के पास कुछ नहीं था और फर्नांड के पास सब कुछ था, पर अब फर्नांड के हाथ खाली हैं और एडमंड के पास सब कुछ है। इस वीरान किले में अब न केवल फर्नांड और एडमंड मौजूद हैं बल्कि मर्सिडेज और उसका बेटा अल्बर्ट भी आ गए हैं। यहाँ सबके सामने मर्सिडेज ने अपने बेटे की सारी सच्चाई बतलाई। उसके बेटे का असली पिता एडमंड है। एडमंड के लिए फर्नांड से इतना बदला काफी है, पर फर्नांड सब कुछ खोते हुए नहीं देख सकता है। उसके पास एक बंदूक है। उसने गोली चलाकर मर्सिडेज को जख्मी कर दिया और वहां से भागने की कोशिश की, पर थोड़ी देर में कायर की तरह भागने के बजाय फिर से वापस आ गया और तलवारबाजी के लिए एडमंड को ललकारता है। एक समय उसने एडमंड को तलवारबाजी में हराया था, पर उसे पता नहीं है कि अब हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। उसका बुरा वक्त चालू हो गया है। जेल में रहते हुए एडमंड ने बूढ़े सिपाही फारिया के साथ तलवारबाजी की इतनी प्रैक्टिस की थी कि हजारों दांवपेच सीख गया है। फर्नांड को लगा था कि वो एडमंड को हराकर फिर से उसका सब कुछ कब्जा लेगा, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। एडमंड ने बिना रहम खाए तलवार से उसका सीना भेद दिया। मरते हुए जब फर्नांड बड़बड़ा रहा था, एडमंड ने उससे कहा कि वो अब एक काउंट बन गया है, कोई संत नहीं रह गया। इसी के साथ एडमंड ने बीते समय में जो कुछ खोया था अब सब कुछ फिर से पा लिया है, इसी उम्मीद में कि उसकी बाकी जिंदगी खुशहाल होगी। ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।